हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंक व्यास, वंदे मातरम। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अमर क्रांतिकारी, शहीद क्रांतिकारी, जिनको हम बहुत ही अदब से जिनका हम नाम लेते हैं, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था और आपको पता है जो वादा किया है वो तो निभाना ही पड़ेगा। तो भगत सिंह जी वाले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक वीडियो चंद्रशेखर जी आजाद पर लेकर आऊंगा। आज मैं लेकर आया हूं पूरी डिटेल, कंप्लीट इनकी लाइफ स्टोरी और पूरा इनका जो जीवन काल रहा। केवल 24 साल की उम्र में इन्होंने अपनी शहादत दी थी, तो पूरा जीवन काल लेकर आए। मित्रों, मैं आपसे एक बात और बता दूं, अभी कंपटीशन एग्जाम के दौर से भी और सामाजिक तौर पर भी अगर हम देखें तो देखिए, कंपटीशन एग्जाम में जीके भी आपका मजबूत होगा कि कौन से क्रांतिकारी, क्योंकि व्यक्ति तो पूछे जाते हैं कई बार, तो उसमें कौन सी घटनाएं कब हुई, कहां हुई, किस प्रकार से हुई, उसके अंतर्गत आपका ये जीके मजबूत होता चलेगा सभी एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो आजकल आप देखते हैं कई प्रकार के विद्यालयों में पढ़ते हैं, परंतु जब उनसे क्रांतिकारियों के बारे में, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पूछा जाता है तो उनका नॉलेज बहुत जीरो हो जाता है। तो उन तक ये जानकारी पहुंचाना जरूरी है कि हम जो आज़ादी से आज यहाँ पर जी रहे हैं, हम जो इतनी आज़ाद आबो हवा के अंदर अभी हम जो सांस ले रहे हैं, उसके लिए हजारों लाखों क्रांतिकारियों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। तो यही हमारा एक उद्देश्य है, इसको समझाने के लिए। आइए इसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं। आप जुड़े रहें और पूरा कंप्लीट वीडियो देखें बिना स्किप किए। जबरदस्त जानकारी जो कहीं नहीं देखी होगी यूट्यूब के इतिहास में, आज आपके लिए प्रस्तुत है। तो देखिए, नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनका नाम पूरी दुनिया जानती है, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी। नाम ही केवल काफी है। देख लीजिए जन्म कब हुआ इनका, 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ। 23 जुलाई 1906। स्थान क्या था? झाबुआ एक जिला पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। झाबुआ एक जिला है, उसके भाभरा नामक स्थान पर या भाभरा नामक गांव के अंदर इनका जन्म हुआ, जो कि लोकेटेड है कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। हालांकि ये मूलतः इनका जो परिवार था वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला था, परंतु ये काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर ही उपस्थित थे। तो ये इनका स्थान हुआ। पिता का नाम था सीताराम तिवारी इनके पिताजी थे। माता का नाम था जगरानी देवी। तो आप ध्यान रखें, जन्म से तो इनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। जन्म से इनका नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी नाम था। लेकिन आजाद कैसे लगा वो स्टोरी में भी आपको यहां पर लेकर जाऊंगा। देखिए, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय के अंदर इनका जन्म हुआ था, तो इसीलिए आप देख भी रहे हैं नाम के आगे पंडित लगा हुआ है, तो ब्राह्मण समुदाय में जन्म हुआ था। इसी वजह से इनकी माता ने, यानी जगरानी देवी ने, ये चीज कही इनसे कि आप जाकर संस्कृत की शिक्षा लीजिए, क्योंकि आपको पता है ब्राह्मण हमेशा से शिक्षा देते आए हैं और शिक्षा का प्रसार करते आए हैं। तो इन्होंने संस्कृत की शिक्षा हासिल करने के लिए काशी विद्यापीठ बनारस के अंदर इनको भेजा। उस समय इनकी आयु मात्र कितनी थी? 14 वर्ष की आयु के अंदर इनको भेज दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना, जिसके दिल के अंदर आजादी की हवा बसी हो, जिसके दिल के अंदर देश को आजाद कराने की एक ठीस यहाँ पर लगी हुई हो, वह कैसे विद्या वहां पर अर्जित करता, कैसे अपना दिमाग वहां लगाता। तो मात्र 15 वर्ष की आयु के अंदर आप देखेंगे, मात्र 15 वर्ष की आयु में वहां पर चंद्रशेखर जी आजाद 1921 के अंदर, आपको पता है पूरे देश के अंदर जोर शोर से चल रहा था असहयोग आंदोलन। हमारे अन्य वीडियोस के अंदर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में भी हिमांशु व्यास सर ने आपको काफी सारी चीजें गांधी जी के बारे में पढ़ा रखा है। तो 1921 के अंदर जो असहयोग आंदोलन पूरे देश के अंदर छिड़ा हुआ था, मात्र 15 वर्ष की आयु के अंदर एक नवयुवक कूद जाता है। इसके अंदर नाम था क्या? चंद्रशेखर आजाद। लेकिन 15 वर्ष की आयु के अंदर जब ये कूद गए इस असहयोग आंदोलन के अंदर, उस समय इनको पकड़ लिया जाता है, इनको पुलिस के द्वारा वहां पर अरेस्ट किया जाता है। जरा विचार कीजिए, 15 वर्ष का एक नवयुवक, 15 वर्ष की आयु में आज के बच्चे
ठीक से पैंट पहनना, शर्ट पहनना तक नहीं जानते, जिनको मोबाइल के अलावा कोई फुर्सत नहीं होती। 15 वर्ष का एक शख्स अपनी गिरफ्तारी दे रहा है देश के लिए। जरा आपको विचार करना पड़ेगा इस विषय पर कि किस तरीके की देश के प्रति समर्पित वहां पर मानसिकता थी। 15 वर्ष की आयु में वो अपनी वहां पर गिरफ्तारी देते हैं। फिर देखिए उनसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो क्या जवाब देते हैं, आइए देखिए। तो जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण से उनको अरेस्ट किया गया, उस दौरान देखिए 15 वर्ष का नवयुवक हंसते हुए, घुर्राते हुए चेहरे के साथ जेल के अंदर गए। और वहां से जब उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया, मजिस्ट्रेट के सामने जब प्रस्तुत उन्हें किया गया तो उनसे सवाल पूछा गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, फिरंगी मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या नाम है तेरा? आजाद ने बड़े रोबीले अंदाज में कहा, आजाद। क्या कहा उन्होंने? नाम बताया अपना, आजाद। उनसे पूछा गया, क्या नाम है पिता का? तब उन्होंने कहा, स्वतंत्रता। पिता का नाम बताया, स्वतंत्रता। फिर उनसे पूछा गया, पता क्या है, कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा, जेल। ये सुनकर मजिस्ट्रेट और वहां खड़े हुए जितने भी फिरंगी ऑफिसर्स थे उनके छक्के छुड़ गए। उन्होंने कहा, एक 15 वर्ष का बालक जिसके अंदर मातृभूमि के प्रति इतनी समर्पितता है, इतने समर्पित भाव के साथ एक व्यक्ति सीना तान कर कह रहा है कि मेरा नाम है आजाद, पिता का नाम है स्वतंत्रता और मेरा पता है जेल। इस बात से नाराज होकर मजिस्ट्रेट ने इस बात से नाराज होकर उन्हें सजा सुनाई कि 15 बेत या 15 कोड़े मारे जाएं। अब जिन लोगों को जानकारी नहीं है मैं बता दूं, बेत या कोड़े जो हैं वो चमड़े का एक लंबा सा एक रस्सी नुमा एक हथियार हुआ करता था उस समय सजा देने के लिए, जो जब चमड़ी पर पड़ता था तो वहां से हटते समय चमड़ी को बाहर निकलता था। यानी हर कोड़े के साथ चमड़ी बाहर आने की पूर्ण संभावना होती थी। इतनी भयंकर सजा थी। एक 15 वर्ष के बालक के लिए 15 बेत के कोड़े मारना कोई मामूली सजा नहीं थी। लेकिन ये शख्स भी मामूली नहीं थे। नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद। हंसते हुए कहा, मार लीजिए। फिर देखिए वहां पर क्या होता है। जैसे उन्हें कोड़े मारने शुरू किए गए, कोड़े पड़ते ही बड़ी तेज गुर्राती हुई आवाज निकली। हर कोड़े के साथ एक ही आवाज निकली, भारत माता की जय। हर कोड़े के साथ आवाज क्या निकलती थी? भारत माता की जय। तो देखिए यहां पर कोड़े मारते गए और नारे लगाते गए यहां पर चंद्रशेखर आजाद, भारत माता की जय। अंग्रेज थक चुके थे उनसे, परंतु ये जो साहस था वो हटने वाला नहीं था। अब जो मैंने आपसे बताया था कि जब जन्म लिया था तो नाम था चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर तिवारी नाम था। लेकिन इस घटना के बाद, इस अद्भुत घटना के बाद, क्योंकि उन्होंने नाम अपना आजाद बता दिया था, इस घटना के बाद तिवारी को क्रॉस करके उनका नाम क्या बन गया? चंद्रशेखर आजाद पीछे लग गया। फिर आप देखिए उसके आगे की कहानी क्या चलती है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो देशभक्ति वाली भावना है उनके अंदर इतनी जबरदस्त तरीके से आई कहां से। तो देखिए आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब भगत सिंह जी वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट के अंदर भगत सिंह का वीडियो मिल जाएगा, जिनके ऊपर हमने कंप्लीट भगत सिंह जी के बारे में जानकारी दी है। नीचे मैं लिंक में भी डाल दूंगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अंदर, आपको पता है बहुत जनरल डायर ने वहां पर बहुत नृशंस हत्या की थी मासूमों की। इस हत्याओं से दुखी होकर जब ये खबर फैली थी पूरे देश के अंदर, उस समय एक छोटा बच्चा मौजूद था अपने घर में। क्या नाम था? चंद्रशेखर आजाद। उनके मन के अंदर जो गुस्सा भर आया था वही गुस्सा निकलने का ये समय था। तो इससे प्रभावित होकर वो देश को आजाद कराने में जुट गए थे। हैं ऐसे बच्चे आज की तारीख में? हमें ढूंढने होंगे, हमें उन युवाओं को ढूंढना होगा। कहाँ खो गए वो युवा जो आजाद परिंदे की तरह देश को स्वतंत्रता की राह पर ले जाना चाहते थे। देखिए क्या हो रहा है। फिर यहां पर क्या होता है, इस दौरान 1922 के अंदर चोरी चोरा हत्याकांड होता है। आपको पता है चोरी चोरा कांड हो जाता है, जो वहां पर पुलिस वालों को जला दिया जाता है और ये सारी घटना होती है, जो कि हिमांशु व्यास सर वाले वीडियो में आपको मिलेगा। तो वहां पर गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर देते हैं। मैंने पीछे भी इस वीडियो के बारे में बताया है। तो जब ये घोषणा हो जाती है, असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है, ऐसी परिस्थिति में जो चंद्रशेखर जी आजाद है पूरी तरीके से असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे। और भी बहुत से ऐसे नवयुवक, जैसे भगत सिंह जी का भी नाम मैंने आपको कहा था, और भी ऐसे बहुत से नवयुवक जो इसका हिस्सा बन चुके थे। आंदोलन वापस लेने से उनके मन के अंदर गुस्सा भराया।
उनके मन के अंदर एक बात भर के आई, उनका दिल टूट गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर गांधी जी इस बात का नेतृत्व कर रहे हैं तो जरूर देश आजाद होगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन उस समय इतना ज्यादा प्रभावी था कि अंग्रेजों को भागना पड़ता। परंतु जो वापस लिया गया उससे दुखी हो गए, उनका दिल टूट गया। और उसके बाद की आगे की कहानी क्या होती है देखते हैं हम अभी आगे। देखिए, जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा, उस समय किस प्रकार का एक तूफान इनके दिल के अंदर उठ रहा था। उस तूफान को आप देखिए, आगाज जब हो चुका है तो वो तूफान का अंजाम तक पहुंचना जरूरी होता है। तो जरूरी नहीं उन्होंने सोचा कि असहयोग आंदोलन ले लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन देश को आजाद कराने का जो जुनून हमारे मन के अंदर है उसको कोई ना कोई दिशा जरूर देनी होगी। इस दौरान वो लगातार प्रयासरत रहते हैं और उस समय उनकी एक मुलाकात होती है मनमथ नाथ गुप्ता, जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। इस क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहने वाले शख्स से इनकी क्या होती है, मुलाकात होती है। और इस मुलाकात का अंजाम यह होता है कि इस मनमथ नाथ गुप्ता के माध्यम से उनकी मुलाकात होती है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी से। उनकी मुलाकात करवाते हैं। कौन करवाते हैं? मनमथ नाथ गुप्ता जो हैं वो चंद्रशेखर आजाद जी की मुलाकात पंडित राम प्रसाद जी बिस्मिल से करवाते हैं। पंडित राम प्रसाद जी बिस्मिल किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा नाम अपने आप में, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये लाइनें कहने वाले पंडित राम प्रसाद जी बिस्मिल। हालांकि कहा जाता है कि इस लाइनों को किसी गीतकार ने, किसी कवि ने लिखा था, परंतु इन लाइनों को फेमस करने वाले, जब ये फांसी की सजा इनको सुनाई गई थी, पंडित राम प्रसाद जी बिस्मिल को जब फांसी की सजा दी गई थी, तो फांसी के फंदे पर झूलने से पहले इन्होंने इन लाइनों को बोला था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो देखिए किस प्रकार के क्रांतिकारी हुआ करते थे। इन्होंने स्थापना की थी HRA की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अंतर्गत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां जुड़ी रहती थी, जो देश को किस प्रकार से आजादी दिलाई जाए, उसमें सशस्त्र किस प्रकार से योगदान दिया जाए, उसके लिए संघर्षरत थे। तो इस HRA के संपर्क में आए। कौन संपर्क में आए? चंद्रशेखर जी आजाद संपर्क में आए। पंडित राम प्रसाद जी बिस्मिल चंद्रशेखर जी आजाद के व्यक्तित्व को देखकर, उनके देश के प्रति समर्पण को देखकर इतनी कम उम्र में काफी प्रभावित हुए और उन्हें HRA के अंदर उन्होंने शामिल कर लिया। और जब HRA में शामिल किया गया तो उन्हें काम क्या दिया गया, क्या कार्य दिया गया कि भाई HRA के लिए क्या जुटाना है, फंड जुटाना है, पैसा जुटाना है। अब देखिए, इससे मुझे संबंधित कुछ कहानियां याद आती है। फंड जुटाने के प्रति उनकी कितनी अधिक समर्पितता थी उसको देखिए, अपने कार्य के प्रति कितने ईमानदार थे। हालांकि उन्होंने बहुत अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने काफी सारा फंड एकत्रित कर लिया था। बहुत कम समय में काफी सारा फंड चंद्रशेखर जी आजाद जी ने जुटाया था, ताकि हथियार खरीदने के लिए, सशस्त्र विद्रोह करने के लिए उसको काम में लिया जाए, देश को आजादी के दिलाने के लिए। उसी दौरान इन्हें समाचार मिलता है कि आजाद जी, आपके माता पिता वहां पर मध्य प्रदेश के अंदर काफी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, उनके पास 2 टाइम का अन्न ग्रहण करने का पैसा मौजूद नहीं है। यह समाचार मिलता है आजाद जी को। उस समय आजाद जी बहुत दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं अपने माता पिता की उस दयनीय स्थिति पर। परंतु फिर जब उनके क्रांतिकारियों के द्वारा उन्हें यह सुझाव दिया जाता है कि ये जो फंड एकत्रित आपने किया है, इस फंड में से कुछ फंड अपने माता पिता को भिजवा दीजिए, तब वो घुर्राती हुई आवाज में कहते हैं कि मेरे ऊपर मेरे माता पिता की ही जिम्मेदारी नहीं है, मुझ पर केवल मेरे माता पिता की ही जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पर पूरे देश के माता पिता की जिम्मेदारी है। ये फंड केवल मेरे माता पिता का नहीं है, ये तो पूरे देश के माता पिताओं के काम आने वाला फंड है। इसमें से मैं एक भी कौड़ी भी नहीं दे पाऊंगा। समर्पण देखिए। वरना आज की तारीख में क्या होता है, फंड एकत्रित करके अपने खुद के यूज में लिया जाता है। ऐसे लोग भी इस देश के अंदर भी आप देखेंगे इस प्रकार से आ रहे हैं। और आजादी के समय कैसे लोग थे, विचार करना होगा। संगठन इसे कहते हैं, देश के प्रति योगदान इसे कहते हैं, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी इसे कहते हैं। चंद्रशेखर जी आजाद जी ने बहुत ही कम उम्र में ये सिखाया। तो फंड एकत्रित करते हुए उन्होंने काकोरी कांड, आपने बहुत ही एक फेमस ये जो
कांड है, सुन रखा है, कांकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। पूरी की पूरी ट्रेन इन्होंने क्या कर ली थी, लूट ली थी। क्रांतिकारियों का एक दल, किनके नेतृत्व में, पंडित राम प्रसाद जी बिस्मिल, चंद्रशेखर जी आजाद, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल थे। काफी सारे क्रांतिकारियों का एक दल जो है, ये जो ब्रिटिश साम्राज्य की जो एक ट्रेन थी, जो गवर्नमेंट का खजाना लेकर जा रही थी, उसको लूटने का इन्होंने प्रण बनाया। क्योंकि इनकी सोच क्या थी, सुनिएगा आप, आपके दिमाग में यह बात नहीं आना चाहिए कि इन्होंने ट्रेन लूटी। आप ये चीज सोचिए कि ये जो ट्रेन के अंदर खजाना जा रहा था वो अंग्रेजों का जा रहा था, और उन अंग्रेजों ने भारतीय जनता को लूट लूट कर, उनको दिन रात चूस कर, उनका शोषण करके इतना धन जो है लूट कर वो कहाँ बेचते थे, अपने देश भेजा करते थे, ये फिरंगी। तो ये जो धन है वो हमारे देशवासियों का है। ये सोच थी चंद्रशेखर जी आजाद की कि ये धन इन फिरंगियों का नहीं, ये हमारे देशवासियों का है और ये देशवासियों के ही काम आना चाहिए। इसलिए इस ट्रेन को वो लूटते हैं। और इससे संबंधित एक स्टोरी याद आती है कि जब ट्रेन के अंदर से बक्सा निकाला जाता है जिसके अंदर हीरे जवाहरात और काफी सारा फंड होता है, तो कुछ क्रांतिकारी कोशिश करते हैं उस पर लगे ताले को तोड़ने की, परंतु टूटता नहीं है। और उस चक्कर में काफी लेट होने की संभावना रहती है कि भाई कोई दूसरी फिरंगी की यूनिट आ जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में सारे क्रांतिकारी कहते हैं कि एक काम करते हैं, इस पूरे बक्से को लेकर चले जाते हैं। लेकिन चंद्रशेखर जी आजाद कहते हैं कि बक्सा बहुत भारी है, यदि इसको हम लाद कर लेकर गए तो अधिक दूरी तक नहीं जा पाएंगे, इसलिए लाइए इस ताले को तोड़ना होगा। चंद्रशेखर जी आजाद हाथ में एक हथौड़ा लेते हैं और केवल एक वार से उस ताले को वो क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और वहां से वो फंड लेकर रवाना हो जाते हैं। ये कांड के बाद में अंग्रेज पूरी तरीके से घबरा जाते हैं, बहुत सी गिरफ्तारियां होती है और उस गिरफ्तारियों में कुछ क्रांतिकारियों को फांसी की सजा भी दी जाती है। परंतु चंद्रशेखर जी आजाद जी ने एक प्रतिज्ञा की थी, जीते जी इन फिरंगियों के हाथ कभी नहीं आऊंगा, मैं जीऊंगा भी स्वतंत्र आजाद और मरूंगा भी स्वतंत्र आजाद होकर। तो वो पकड़ में नहीं आए। फिर भगत सिंह जी से इस दौरान उनकी मुलाकात होती है। भगत सिंह जी से वो काफी प्रभावित होते हैं, भगत सिंह जी को शामिल करते हैं, और उसके बाद एक घटना घटती, लाला लाजपत राय जी की हत्या कर दी जाती है वहां पर। और लाला लाजपत राय जी की हत्या, आपको पता है, लाठीचार्ज के दौरान उनकी हत्या हो जाती है। तो उसकी बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या वहां पर की जाती है। कब? 1928 के अंदर सैंडर्स की हत्या की जाती है, जिसकी पूरी घटना मैंने भगत सिंह जी वाले वीडियो में आपको बताई है। उसके अंदर भी चंद्रशेखर जी आजाद पूरा बैक सपोर्ट देते हैं, क्योंकि जब भागते समय देखते हैं कि कुछ पीछे से सैनिक जो हैं पकड़ने की कगार पर आ जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी आजाद पीछे से बैक फायर ऐसे करते हैं कि वहां पर भगत सिंह जी और सभी साथी दल जो हैं भागने में सफल हो पाते हैं। फिर देखिए 1928 के अंदर ही, यानी 9 सितंबर 1928 के अंदर ही, ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसका नाम भगत सिंह जी के द्वारा, क्योंकि इसके अंदर कार्यरत तो चंद्रशेखर जी आजाद कर रहे थे, जिस प्रकार से पंडित राम प्रसाद जी बिस्मिल के संपर्क में पंडित चंद्रशेखर जी आजाद आए, उसी प्रकार से चंद्रशेखर जी आजाद जी के संपर्क में भगत सिंह जी आए थे। तो इस दौरान भगत सिंह जी का आइडिया देते हैं और वो HRA का नाम के अंदर एक शब्द डालते हैं, क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सोशलिस्ट शब्द यहाँ पर लगाया जाता है। 9 सितंबर 1928 को ये नाम परिवर्तित हो जाता है। फिर देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ती है। आपको पता है कि हसरा के अंतर्गत काफी सारी क्रांतिकारी गतिविधियां होती है, और वहां पर भगत सिंह जी के द्वारा देश की जनता को जगाने के लिए यहाँ पर चंद्रशेखर जी आजाद, भगत सिंह जी और सभी ने मिलकर एक वहां पर प्लानिंग बनाई कि देश की सोई हुई जनता को कैसे जगाएं, क्योंकि उस समय भी कुछ लोग थे। देखिए ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में कुछ लोग मुर्दों वाली अवस्था में, देश को आगे बढ़ाने में मुर्दों की अवस्था का रोल केवल आज की तारीख में नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग उस समय भी मुर्दों वाली अवस्था में थे, जो देश की मुख्य धारा में नहीं जुड़ रहे थे। तब भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी आजाद और बहुत से क्रांतिकारियों ने मिलकर ये कहानी बनाई, ये प्लानिंग बनाई। उन्होंने इस पर विचार मंथन किया, क्योंकि कई लोगों ने उन्हें कहा कि ये क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं, ये एग्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, ये जो है हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार के उनके ऊपर एलिगेशंस लगे, जबकि वो कर किसके लिए रहे थे? देश की सुरक्षा के लिए, देश से फिरंगियों को हटाने के लिए। तो देश के अंदर मुख्य भावना एकत्रित करने के लिए वहां पर एक प्लानिंग बनाई गई कि दिल्ली की असेंबली के अंदर जाकर बम फेंकेंगे, और बम फेंकने के बाद हम स्वयं गिरफ्तारी देंगे। बम ऐसी जगह फेंकेंगे जहां पर कोई बैठा ना हो,
ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, किसी की जान हानि नहीं होगी, मान हानि नहीं होगी, और हम पर्चे फेंक कर लोगों को जगाने का काम करेंगे। तब चंद्रशेखर जी आजाद कहते हैं कि यह कार्य मैं करूंगा, क्योंकि मैं भगत सिंह जी को खोना नहीं चाहता हूं। चंद्रशेखर जी आजाद ने यह कहा था, मैं अपनी शहादत देना, बड़े भाई होने के नाते मैं अपनी शहादत देना मंजूर है, भगत सिंह जी की जान गंवाना मंजूर नहीं है। तब भगत सिंह जी कहते हैं कि आप अपने इस छोटे भाई पर विश्वास कीजिए। तब जाकर चंद्रशेखर जी आजाद कहते हैं कि मुझे तुम पर मुझसे भी अधिक विश्वास है कि तुम ये करोगे। और फिर आपको पता है कि वो गिरफ्तारी देते हैं। गिरफ्तारी देने के बाद में सारी कहानी जो है आगे बढ़ती है और मजिस्ट्रेट के द्वारा उन्हें 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई जाती है। देखिए पूरी कहानी को समझिएगा। यहाँ 23 लिखा है मैं, लेकिन 24 बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वास्तविक फांसी की सजा 24 मार्च 1931 को सुनाई गई थी भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी को। परंतु धोखे से, आपको पता है, रात को ही, शाम के समय ही 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी जाती है। वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। लेकिन जब ये फांसी की सजा इन्हें सुनाई जाती है, फांसी होती नहीं जब तक सुनाई जाती है, तब चंद्रशेखर जी आजाद को ये बड़ा धक्का लगता है और वो उनकी सजा को माफ करवाने के लिए काफी संघर्ष करते हैं, काफी संपर्क करते हैं। देश के उस समय के बड़े बड़े नेता, विभिन्न दलों के नेताओं से संपर्क करते हैं कि आइए इस महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी को बचाइए, इनकी जान हम ऐसे गंवा नहीं सकते। लेकिन जब चारों तरफ से हताशा वहां हाथ लगती है, बड़े बड़े नेता केवल नाम के थे, लेकिन जब बचाने की बारी आई तो किसी ने वहां पर आगे पहल नहीं की, जिससे परेशान होकर वहां पर जो चंद्रशेखर जी आजाद है वो प्लानिंग करते हैं कि मैं स्वयं भगत सिंह को जेल से निकाल कर लेके आऊंगा। और वो बम बनाने की भी प्लानिंग कर रहे होते हैं। उस समय कुछ प्रयोग उनके विफल भी होते हैं, लेकिन फिर वो प्लानिंग कर रहे होते हैं बड़े लेवल पर कि किस प्रकार से वहां पर भगत सिंह जी को बाहर निकाला जाए। तो वो अल्फ्रेड पार्क के अंदर, जो इलाहाबाद, जो अभी वर्तमान नाम चेंज कर दिया गया, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, जीके का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब जो योगी जी हैं, उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया है। तो अभी प्रयागराज के, उस समय के इलाहाबाद, अभी का प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है, ये उस समय का अल्फ्रेड पार्क है, अभी नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। वहां पर बैठे हुए होते अपने कुछ मित्र के साथ में, वहां चर्चा चल रही होती है और कुछ मुखबिरों के द्वारा, गद्दार हर जगह थे, जयचंद, आपने नाम सुना है, जयचंद गद्दार वो भी था, गद्दार ये भी है। यहाँ पर कुछ लोग गद्दार थे जिन्होंने इनकी मुखबरी कर दी कि यहाँ पर चंद्रशेखर जी आजाद बैठे हैं, जिसकी लोकेशन पूरी दुनिया का कोई जीपीएस नहीं ढूंढ सकता था, उसकी लोकेशन बता दी गई वहां पर कुछ मुखबिरों के द्वारा। लेकिन वहां पर उनके हाथ में माउजर मौजूद था। एक बार पूछा था कुछ क्रांतिकारी मित्रों ने कि आजाद जी, यदि आप पकड़े गए तो क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे हाथ में माउजर है, वो अपनी पिस्टल को माउजर कहा करते थे, जब तक मेरे हाथ में ये माउजर है, किसी फिरंगी ने अपनी माँ का इतना दूध नहीं पिया कि वो मुझ पर हाथ डाल सके। हम जीवित अवस्था में रहेंगे तब भी आज़ाद रहेंगे, मृत अवस्था में रहेंगे तब भी आज़ाद रहेंगे। तो शहादत का दिन होता 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से फिरंगियों के द्वारा घेर लिया जाता है। सैकड़ों की संख्या में फिरंगी होते हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर जी आजाद केवल अकेले अपने साथियों को पीछे के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं कि आप निकल जाइए, आपकी जान कीमती है, देश को आवश्यकता है, आप निकल जाइए। साथी जाने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी उनको निकाल देते हैं और अकेले संघर्ष करते हैं, हाथ में एक माउजर लिए और सामने सैकड़ों की सेना इन फिरंगियों की, और अकेले भारी पड़े थे। कहा जाता है कि लगभग 1 घंटे तक इनकी जो मुठभेड़ चली और किसी भी फिरंगी के अंदर इतना दम नहीं था कि चंद्रशेखर जी आजाद के जीवित अवस्था में रहते हुए उनके नजदीक तक कोई पहुंच पाए। पूरे 1 घंटे तक संघर्ष के दौरान उन्होंने प्रत्येक माउजर से चली हुई गोली से, अपनी पिस्टल से चली हुई गोली से हर एक वहां पर फिरंगी की लाश बिछा दी, जिससे उनके अंदर डर व्याप्त हो गया। और फिर जब अंतिम में एक ही गोली उनके पास बची थी, एक ही गोली जब उनके पास बची थी, तो उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का ज्ञान हुआ। उनको पता था कि मैं इस एक गोली का उपयोग करके एक और अधिकारी को मार सकता हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उस अंतिम गोली से उन्होंने अपने आप को वहां पर शूट किया और कहा कि मैं आजाद हूं, आजाद ही मरूंगा। उस प्रतिज्ञा को वो वहां पर निभाकर चले। मैं आपको बता दूं, उस पेड़ की आड़ में जहां पर वो मृत अवस्था में पाए गए, मरने के बाद भी कहा जाता है कि अंग्रेजों, फिरंगियों में इतना खौफ था आजाद जी का कि लगभग 1 से 2 घंटे तक उनकी लाश के पास तक कोई जाने को तैयार नहीं था कि अगर ये खड़े हो गए तो अभी इतने सभी लोगों को मार देंगे। ये खौफ था उनका। फिर लगभग 1-2 घंटे बाद उनके मृत शरीर पर भी गोलियां चलाई गई उस खौफ से।
और चलाने के बाद फिर जब कंफर्म हो गया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद सारे अंग्रेज अधिकारी वहां पहुंचे और खौफ इतना कि उस पेड़ की ओट में जब वहां पर चंद्रशेखर जी आजाद जी की वो मृत शरीर जो वहां पड़ा था, उसके खून के छींटे उस पेड़ पर लगे थे। उस खून के छींटों के प्रति लोगों की इतनी आस्था थी कि यदि लोग एकत्रित हो जाएं तो उन सभी फिरंगियों का वहां पर खराब हालत हो सकती थी। तो वहां पर एकत्रीकरण से बचने के लिए रातों रात उनको क्या करवाया गया, उस पेड़ को कटवा दिया गया। उस पेड़ को रातों रात वहां से कटवा दिया गया था फिरंगियों के द्वारा। और मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से इनकी यहां पर क्या हुई, शहादत हुई। मात्र 24 वर्ष की आयु में उन्होंने शहादत दे दी थी। 27 फरवरी 1931 यानी 23 मार्च 1931 भगत सिंह जी की शहादत से पहले 27 फरवरी 1931 को उन्होंने स्वयं की वहां पर शहादत दी थी। और आपको कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आज़ादी तो खिलौना है, हमको लॉलीपॉप की तरह मिला है चूसने के लिए, सोफे पर बैठकर लॉलीपॉप की तरह हम आज़ादी को चूसेंगे। ये सोचने वाले नालायक लोगों के लिए मैं एक आंकड़ा लेकर आया हूं। 1857 से 1947 के बीच लगभग 13,500, कान खोलकर सुनिए, 13,500, ये तो रिकॉर्डेड है, 13,500 रिकॉर्डेड क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी थी इन क्रांतिकारी गतिविधियों में। ये तो केवल रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड जिनका नाम रिकॉर्डेड नहीं हो पाया होगा, ऐसे तो लाखों क्रांतिकारियों ने जान दी थी इस दौरान, संघर्ष के दौरान देश को आजाद करवाने के लिए। कौन कहता है साफ चरखे से आजादी आई है? ऐसे कई हजारों लाखों नवयुवकों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवाई है। तो मत भूलो उन लोगों को जिन्होंने हमें आजाद आबो हवा में सांस लेने के लिए अपने आप को वहां पर समर्पित किया था। यह चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। दूसरी चीज मैं आपको और भी यहां पर याद दिलाना चाहूंगा कि 1947 जो हमारे आजादी का दिन था, 15 अगस्त 1947, वहां से लेकर 2020 के बीच अभी भी लगातार लाखों सैनिक बॉर्डर पर खड़े हुए अपनी जान दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं जनाब? ताकि हम और आप जैसे लोग शांति से अपना जीवन यापन कर सकें, इस आबो हवा में हम खुलकर रह सकें। यह वो देश है जिसकी माटी की छांव के लिए, उसकी माटी की एक बूंद के लिए, उस माटी के एक कण के लिए इन क्रांतिकारियों ने अपनी क्या कर दी, जान दे दी। देखिए, इसके साथ एक विषय और जोड़ना चाहूंगा। पंडित चंद्रशेखर जी आजाद, पंडित राम प्रसाद जी बिस्मिल सभी ब्राह्मण थे। इसके अलावा कुछ लोग अभी चारों तरफ समाज के अंदर एक जहर घोलने का काम, अभी राजनीति के कारण सभी तरफ जहर घोलने का कार्य चल रहा है। ब्राह्मणों के बारे में भी कुछ कमेंट किए जा रहे हैं, क्षत्रियों के बारे में कमेंट किए जा रहे हैं, उसके अलावा अन्य ST SC भाइयों के विरुद्ध कमेंट किए जा रहे हैं। जात को आपसी जात से लड़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में मैं एक तथ्य कहना चाहूंगा। ब्राह्मणों के बारे में भी एक गलत खबर फैलाई जा रही है कि ब्राह्मणों ने क्या किया, ये किया, वो किया। आप इतिहास को पढ़िए। चाणक्य से लेकर आजादी की शिक्षा के प्रसार में, चाणक्य से लेकर जिस समय पूरे विश्व के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, उस समय उस यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर चाणक्य, जिसने पूरे विश्व का भूगोल बदल दिया था, ब्राह्मण थे। जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं किया। उसके बाद आप देखिए, आप पीछे और आगे आइए तो आपको पता लगेगा इस आजादी की जंग में सबसे पहले अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले मंगल पांडे भी ब्राह्मण ही थे। चंद्रशेखर जी आजाद जिन्होंने संघर्ष किया, ब्राह्मण थे। पंडित राम प्रसाद जी बिस्मिल, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों आपको मिलेंगे। लेकिन मेरा विश्वास ब्राह्मणवाद में भी नहीं है। किसी एक जाति विशेष को लेकर मत चलिए। विभिन्न जातियों के विभिन्न लोगों ने, विभिन्न नवयुवकों ने, हर प्रकार की जाति के लोगों ने इस देश की आजादी के लिए योगदान दिया है। प्रत्येक जाति के लोगों ने दिया है। महाराणा प्रताप के साथ में अगर आप देखेंगे तो राणा पुंजा ने भी अपना योगदान दिया है, लोहारों ने भी अपना योगदान दिया है, हर एक प्रकार की कौम ने अपना योगदान दिया। क्षत्रियों ने योगदान दिया, ब्राह्मणों ने दिया, क्षत्रिय ने दिया, वैश्य ने दिया है। प्रत्येक प्रकार के अनुसूचित जाति जनजाति ने इस देश के निर्माण में योगदान दिया है। लेकिन राजनीति के कारण कुछ लोग अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के कारण समाज के अंदर विष घोल रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने क्या किया। इन कमेंट्स के माध्यम से उसको टुकड़ों में बांटा जा रहा है। समाज को विभिन्न टुकड़ों में बांट के एनर्जी को डिवाइड की जा रही है, जिसको मैं अभी डायग्राम के माध्यम से इजीली समझाऊंगा। अभी मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा कि एनर्जी का, ऊर्जा का कैसे वहां पर बंटवारा किया जा रहा है।
देखिएगा अभी उसको आप। इस डायग्राम के माध्यम से बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। देखिए वर्तमान में किया क्या जा रहा है, ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं, कोई वैश्यवाद फैला रहा है, कोई क्षत्रियवाद फैला रहा है, कोई शूद्रवाद फैला रहा है। इस प्रकार से हमने कम्युनिटी को ये एकता, वो एकता, इसकी एकता, उसकी एकता करके कम्युनिटी की जो ऊर्जा है उसको इस प्रकार से डिवाइड कर दिया, बांट दिया है। इसको भी अभी और अलग अलग टुकड़ों में ऐसे 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 बांटा जा रहा है और भी विभिन्न टुकड़ों के अंदर इसको काटा जा रहा है। तो ऊर्जा का क्या हो गया, ऊर्जा का बिल्कुल वहां पर बंटवारा हो गया। सभी समुदाय जो हैं एक दूसरे से भी अलग अलग खंडित अवस्था में। जरा सोचिए, यदि ये सब चीज भूलकर, सभी जातिवाद भूलकर ये सभी समुदाय एक हो जाएं तो दिमाग लगाइए कितनी बड़ी ऊर्जा का यहाँ पर एकत्रीकरण हो जाएगा। और इतनी बड़ी ऊर्जा का जब एकत्रित हो जाएगा तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का जो सपना है वो सफल हो जाएगा। और न केवल पूरे देश का बल्कि पूरे विश्व का विकास करने में हम सफल हो जाएंगे। क्योंकि हिंदुओं के अंदर, हमारे देश के लोगों के अंदर एक प्राचीन काल से ऐसा गुणधर्म रहा है, चाणक्य के समय से ऐसा गुणधर्म रहा है कि यदि हम शिक्षा देने पर आए तो विश्व गुरु कहलाते हैं, यदि हम अर्थव्यवस्था में आए तो सोने की चिड़िया कहलाते हैं। तो हम लोगों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। यदि हम लड़ाई पर आए तो सिकंदर जैसे बड़े विश्व विजेता को पोरस जैसा एक छोटा सा राजा हमारा भगाने के लिए पर्याप्त माना जाता है। उस देश के हम लोग हैं। स्वाभिमान पर आए तो महाराणा प्रताप कहलाते हैं। इस प्रकार के हम लोग हैं। बिरसा मुंडा, राणा पुंजा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, है ना, बाजीराव, और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका आप यहाँ वर्णन करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, सभी मिलजुल कर रहें, एक रहें, किसी जातिवाद के चक्कर में ना पड़े, किसी विष के चक्कर में ना पड़े, एक दूसरे पर कमेंट्स और फप्तियां कसने में ना लगे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारियों से प्रेरणा लें और देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उस पर विचार करें, उस पर ध्यान लगाएं, शिक्षा को महत्व दें। और भी विद्यार्थियों, मेरे प्यारे मित्रों और मेरे सभी दर्शकों, और भी हम इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहेंगे। और भी अन्य व्यक्तित्व जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं और भी बहुत सारे अन्य व्यक्तित्व जो रह गए हैं, उन सभी व्यक्तित्वों से संबंधित हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें। जो हमारी मेहनत है आपको आप तक ज्ञान पहुंचाने की, उस मेहनत के लिए लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आगे आने वाला जो वीडियो है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप स्वयं इस ज्ञान को देखें और साथ में सभी तरफ आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें इस ज्ञान को फैलाएं ताकि वो लोग भी इस नई जानकारी को ग्रहण कर सकें। चारों तरफ वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।